ये पंचायती राज का सेकंड सेशन, जैसा मैंने बोला था आपसे कि पहले वाले सेशन पे हम लोगों ने विकास के बारे में बात कर ली। अब दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा सेशन का मतलब ये हो जाएगा कि भारत में पंचायतों को किस तरीके से संविधान में रखा गया। तो शुरुआत में हम लोग बात करें, क्योंकि अगर गांधी के विचारों को देखोगे तो गांधी जब राष्ट्रीय नेता बन रहे हैं, यानी कि लौटे हैं साउथ अफ्रीका से, और 1915 से लेकर के 1919 तक के आसपास में देखोगे तो गांधी की एक जो झलक है वो स्थानीय स्तर से उठ करके राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने लगी है। और दूसरा ये है कि कांग्रेस भी अब कुछ लोगों का समूह न रह करके राष्ट्रीय स्वरूप में आने लगा। तो गांधी शुरुआत से ही स्थानीय सरकारों के समर्थक रहे, पंचायतों के समर्थक रहे। उनका मानना था कि अगर देश का विकास करना है तो वंचित और व्यक्ति के पास में सरकार को पहुंचाइए, और व्यक्ति का विकास तभी संभव है जब तक आप उसको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित नहीं करते हैं। इसका मतलब 1919 में स्पष्ट गांधी ने इस बात को बयान जारी करके कह दिया कि पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन दूसरा सेगमेंट ये था कि गांधी का वर्चस्व भारतीय राजनीति में सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन एक व्यक्ति और थे जो भारतीय संविधान निर्माण के समय पर पुरोधा थे। भाई, भारतीय संविधान के इंजीनियर थे, प्रारूप समिति के प्रमुख थे, और ये भी जानते हैं कि गांधी के कहने पर ही डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान को निर्मित करने के लिए अपॉइंट किया गया था। बताते हैं कि नेहरू और पटेल गांधी के पास में पहुंचे और गांधी से जाकर के बोले कि बापू, भारत का संविधान बन रहा है, इसी के आधार पर अब देश की व्यवस्था चलेगी, तो हम चाहते हैं कि आप इस देश का सबसे बड़ा पद धारण करें और हमको मार्गदर्शन दें कि भारत के संविधान किस तरीके से बनेगा, और हमको गाइड करने के लिए कोई पद धारण करें। तो गांधी ने कहा था कि भाई, अगर सच में मेरे से कहने आए हो, अगर मजाक करने आए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सीरियसली मेरे से कहने आए हो तो इस समय भारत के पास में दुनिया का सबसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, उनका नाम है अंबेडकर, और मेरी तहे दिल से इच्छा है कि भारत का संविधान अंबेडकर से बनवाया जाए। हो सकता है कि वैचारिक मतभेद थे, लेकिन मन में जो उनके आंतरिक मतभेदों को लेकर के दोनों के अंदर एक दूसरे को सिंपैथी है। इतिहास में कई जगह इनका उल्लेख भी मिलता है कि विरोधी भले ही रहे हो, मनभेद नहीं था, मतभेद था दोनों के बीच में, मनभेद नहीं था। तो वही है कि गांधी पंचायतों के समर्थक रहे, लेकिन अंबेडकर का मानना ऐसा था कि अगर आपने गांव में पंचायतें स्थापित कर दी तो फिर आगे चल करके सामंतवादी जो प्रथा है, जो अमीर लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो कब्जा कर लेंगे शासन पर, और इसके बाद में फिर से शोषणकारी प्रवृत्तियां शुरू हो जाएंगी। तो शुरुआत में जब संविधान सभा निर्माण करेगी तो हम सारे लोग जानते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं है, भविष्य पर लागू करने के लिए छोड़ा गया था। वहां पर एक आर्टिकल गांधी के सम्मान में शायद अंबेडकर ने जुड़वाया, आर्टिकल 40 में नेहरू और पटेल का दबाव भी रहा होगा, हो सकता है, और उस पर यह लिखवा दिया गया कि पंचायतों का संगठन भविष्य में निर्मित किया जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पंचायतों को ना लागू करने का जहां तक विचार शायद ये मतभेद रहा कि अंबेडकर नहीं चाहते थे, और अंबेडकर ही संविधान निर्माण करवा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका प्रमुख ओहदा था, तो शायद ये बात नहीं हुई। तो इस वजह से शुरुआत में आप देखोगे कि पंचायतों का उल्लेख केवल आर्टिकल 40 में मिलता है। तो आपको ये बात है कि भारतीय संविधान यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4 के डीपीएसपी में के आर्टिकल 40 में पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। यानी कि शुरुआत में जब संविधान निर्मित हुआ तो उस समय पर भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40 है, वहां पर इसका उल्लेख रहा गांधीवादी विचारों पर, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किया गया। आगे चल करके क्या हुआ कि जब भारतीय सरकार जो आम चुनाव के बाद में नेहरू की बनी सरकार जब उसने काम करना शुरू किया, तो फिर बात ये आई कि स्थानीय स्तर के विकास कैसे किया जाए, गांव के विकास कैसे किया जाए। तो ऐसे में अमेरिका में एक योजना फोर्ड फाउंडेशन चलाता था, जो एनजीओ है फोर्ड फाउंडेशन। वहां पर ये योजना चलती थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो नेहरू अमेरिका से प्रभावित होते हैं
और फोर्ड फाउंडेशन की मदद से भारत में 1952 में लागू करते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो मैं कह सकता हूं कि गांव के विकास के लिए 1952 में फोर्ड फाउंडेशन फोर्ड फाउंडेशन यानी कहां का था ये, यूएसए। तो फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। और ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, सामुदायिक का मतलब कम्युनिटी, सभी सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है, कार्यक्रम शुरू हुआ। और दूसरी स्कीम 1953 में नेहरू फिर से शुरू करते हैं और 1953 में शुरू हुई थी राष्ट्रीय विस्तार सेवा। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा भारत में शुरू हुई। आगे चल करके इनके बारे में इनका कितना प्रभाव पड़ा, और अंबेडकर की मृत्यु भी हो चुकी है, तो ऐसे में क्या है कि इनके प्रभाव को चेक करने के लिए पंडित नेहरू ने क्या किया कि दो बातें देखना था। एक तो आपको देखना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का भाई कितना प्रभाव हो रहा है, और दूसरा भारत में पंचायतों को लेकर के क्या संभावनाएं बन सकती हैं। और इसी वजह से गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहे, उनका नाम था बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता के बारे में जानते होंगे कि वो पहले चीफ मिनिस्टर थे जो 1965 में पाकिस्तान की मिसाइल के द्वारा कच्छ के रण पर मारे गए थे। उनका पूरे परिवार के साथ में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, मिसाइल आई और उसके बाद में वो मारे गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन योजनाओं की कितना ज़्यादा डेवलप हुआ, कितना ज़्यादा इनका फायदा हुआ, इसकी जांच के लिए और भारत में पंचायतों की संभावनाओं के लिए हुआ क्या कि नेहरू सरकार ने जनवरी 1957 में एक समिति का निर्माण किया, 57 में, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय, ये जो मेहता समिति है, इस समिति ने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में इसने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और प्रस्तुत करने के बाद में इसने क्या किया कि इसने बताया कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो एक बात आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जानकारी दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी, इस वजह से एक साथ मैं आपको समझाने की थोड़ा सा कोशिश करूंगा। तो आप दरअसल क्या है कि इसकी समितियों से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। जो आपकी पंचायतें हैं, उसकी समितियां कौन कौन सी बनी पंचायती राज से संबंधित। तो मैं ऐसा करता हूं कि थोड़ा सा चीजों को यहाँ तक बताया, लेकिन इसके बावजूद भी एक हेडिंग डाल करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पंचायतों से संबंधित या पंचायती राज से संबंधित समितियां। और क्योंकि मैं एक ओवरव्यू ही ले रहा हूं, तो हमारा मानना ऐसा है कि जो सवाल बने उन्हीं टॉपिक्स को उठाना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहला जो हम लोग समिति पढ़ेंगे, मैं जो समितियां हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली समिति होगी, उसका नाम होगा बलवंत राय मेहता समिति। ये चीज जिसका निर्माण होगा 1957 में, 1957 में। दूसरी हम लोग पढ़ेंगे, उस समिति का नाम है अशोक मेहता समिति, और ये बनी थी 1977 में। तीसरी जो समिति है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जीवी के राव समिति, और ये समिति बनी थी 1985 में, 1985 में। और चौथी जो कमेटी पढ़ेंगे उसके बारे में नाम होगा एल.एम. सिंघवी समिति हो जाएगी। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में बनी थी, 1986 में। और जो हमारी पांचवी समिति हो जाएगी वो हो जाएगी पी.के. थुंगन समिति। तो इन कुल मिलाकर के समितियों के बारे में हम लोग बात करेंगे 1988 में। मोटे तौर पर मैं बता देता हूं, बलवंत राय मेहता समिति बनेगी और ये कहेगी कि भाई 3 टियर पंचायती राज बनाना चाहिए, यानी कि 3 स्तरीय पंचायती राज बनाना चाहिए। और जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, राज्यों की जनसंख्या, वहां पर आपको 2 टियर पंचायती राज बनाना चाहिए, यानी कि
3 टियर का मतलब ये था कि ग्राम पर, ब्लॉक पर और जिला पर, और जब 2 टियर बोला गया 20 लाख से कम जनसंख्या पर, तो इसने कहा कि ग्राम पर बना दीजिए और जिला पर बना दीजिए, इसका हमारा काम चल जाएगा। दूसरी समिति थी जनता पार्टी की सरकार में बनी, जब गैर कांग्रेसी पहली सरकार बनी तो उस समय पर दूसरी समिति का निर्माण हुआ जिसका नाम था अशोक मेहता समिति, और इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट दी। और इस समिति की रिकमेंडेशन थी भाई 2 टियर पंचायती राज की, यानी कि 2 टियर, 2 स्तरीय पंचायती राज, और इसने बोला था ब्लॉक में और जिला में, तो ये 2 स्तरीय पंचायती राज पर बात करेगी। तीसरी समिति है जीवी के राव। इस समिति का भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसने बोला था 4 टियर पंचायती राज के बारे में, 4 स्तरीय पंचायती राज, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, और इसने बोला था राज्य विकास परिषद के बारे में, यानी कि 4 स्तरीय बोला था जीवी के राव ने। एल.एम. सिंघवी समिति का मतलब यह है कि इसने बोला था कि ऐसा करते हैं, संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए पंचायतों को या स्थानीय सरकारों को, सीधे संविधान में ही जोड़ देना चाहिए। इससे यह फायदा हो जाएगा कि संविधान में जुड़ने के बाद में इनकी अनिवार्यता आ जाएगी, इनमें कंटिन्यूटी आ जाएगी, इनमें निरंतरता आएगी, तो इससे फायदा हो जाएगा। और पी.के. थुंगन समिति जो 1988 में बनी, दरअसल एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशों पर ही थी, और इसने भी कहा कि ऐसा करते हैं कि संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। और अशोक मेहता समिति ने एक बात और बोली थी कि इन्होंने कहा कि दलीय के चुनाव चिन्ह के आधार पर, दलीय आधार पर जो आपका चुनाव है वो करवाया जाना चाहिए, लेकिन पी.के. थुंगन समिति ने इस बात को डिनाई कर दिया, और डिनाई करते हुए ये बोला कि भाई दलीय आधार पर नहीं होना चाहिए। तो ये 2 समितियां हैं जिनने संवैधानिक दर्जे पर बात की। इसने 4 टियर पर बात की, इसने 2 टियर पर बात की, इसने 3 टियर पर बात की, ये बात। अब क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इन समितियों के बारे में जो हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो मैं ऐसा करता हूं कि एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। और देखिए, एक स्ट्रेटजी ये भी है कि जब आप जैसे अब आप 19 जून को एग्जाम में जा रहे हैं, या कभी जब भी आप एग्जाम में जाएं, तो इसके लिए मेरा ऐसा मानना ये है कि जो आपका प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू होना चाहिए, और एक खास बात और होनी चाहिए, आपका रिवीजन मैटर करता है। जनरली क्या होता है कि हम कोई बात एक बार पढ़ लेते हैं और उसको दोबारा छोड़ देते हैं, या उसको लिख लेते हैं, इस तरीके का करते हैं, फिर दोबारा रिवाइज नहीं करते। मेरा ऐसा मानना है कि आप कहीं पर नोट डाउन करने की अपेक्षा आप उस किताब को बार बार पढ़िए, और कोशिश करिए कि जितनी बार रिवीजन हो सके उतनी बार रिवाइज करने की कोशिश करिए। जब प्रीलिम्स में आपको जाना है, क्योंकि वहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, इससे समय खराब होता है। और आपको क्या करना है कि उसी किताब को ही बार बार करना है, बार बार रिवाइज करना है, और कोशिश करनी है रिकॉल करने की। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको करना है। और एक बात और आपको करनी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी, और वो ज़रूरी कौन सी बात होगी कि टेस्ट पेपर आप लगाइए। और टेस्ट पेपर का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अपना स्टेटस पता चलता रहता है कि भाई मेरी क्वालिटी कितनी हो चुकी है और कितने स्तर तक है। चलिए, अब आते हैं कि मैं आपको एक समिति, और एक बात और याद रखना, देखो हारने के लिए क्या है यार, अगर आपको डर लग रहा है कि सर मेरा क्या होगा, और मैं तो वीडियो में ही बात कर रहा हूँ, यार खोने के लिए है भी क्या यार। कुछ ऐसा होता कि ना हमारे पास में पहले से बहुत कुछ है यार। आप राहुल गांधी थोड़ी ना हो कि यार उसका तो स्टेटस था यार। हम जिस परिवार से हैं, जिन घरों से हैं, हमारी सफलता इस बात की कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। तो खोने के लिए कुछ नहीं है। देखिए रास्ता खुला हुआ है, और उस रास्ते की अंतिम बिंदु पर एक आपकी मंजिल है जिसको हमको पाना है। यार ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा रास्ता पहले से बना हुआ था, यार हमको खुद बनाना है, तो डरना नहीं है यार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसान भाषा में मेरे को एक बड़ी प्यारी लाइनें लगा करती हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा, ये धरती साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो लोग एक पैर से भी चलते हैं, दोनों पैर साथ दे तो और बात है। यार तो खोने के लिए कुछ नहीं है, पेपर देना है, जो होगा बाद में देखेंगे यार, उस टाइम के बाद में देखेंगे। और अभी से अगर सोचना, तो दिमाग भी है ना यार, उसको भी तो टेंशन होती है, और टेंशन होगी तो रिकॉलिंग कैपेबिलिटी कम होगी। क्यों तो सोचना, जो होगा जैसा होगा होने दीजिए, चलने दीजिए, पेपर दे करके आइएगा, देखिएगा कितना शानदार सुकून मिलेगा। ये चीज
तो हम लोग सेशन को थोड़ा सा शुरू करते हैं। मैंने कहा था कि समितियों के बारे में, तो सबसे पहले समिति ले लेते हैं बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, और इस समिति की कुछ बातें याद रखना है कि जनवरी 1957 में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ या इसका गठन हुआ, सरकार ने गठित किया, और नवंबर 1957 में इसने अपनी क्या दे दी थी, रिपोर्ट दे दी, प्रतिवेदन सबमिट कर दिया। दूसरी बात, अब इसके बाद में दूसरा याद रखना है कि इस समिति ने क्या कहा, खास खास बातें करना है कि इसने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, और जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम, वहां पर बोल दिया कि भाई 2 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। तो ये ऐसा बोल दिया 2 स्तरीय का। अब मैं बता देता हूं, त्रिस्तरीय इन्होंने बोला कि त्रिस्तरीय का मतलब ये होगा कि ग्राम स्तर पर, जो आपका ग्राम स्तर होगा, इस ग्राम स्तर पर आपको बनानी है पंचायत। दूसरा इन्होंने बोला कि जो खंड स्तर होगा, जिसको ब्लॉक बोला जाएगा, इसको पंचायत समिति बनानी है, या हमारे यहाँ पर एमपी में इसको बोलते हैं जनपद पंचायत, या राजस्थान में जाओगे तो पंचायत समिति मिलेगी, तो जनपद पंचायत। और दूसरा इन्होंने बोला कि जिला स्तर जो होगा तो वो जिला पंचायत होगी या जिला परिषद होगी, तो तीसरा इन्होंने जिला परिषद या जिला पंचायत बोला। लेकिन कहा कि अगर 20 लाख से राज्य की जनसंख्या कम है तो आप 2 टियर कर दीजिए, 2 स्तरीय कर दीजिए, लेकिन इसमें अनिवार्यता कर दी गई कि ग्राम स्तर पर करना है और आपको जिला स्तर पर करना है, ये बात। और इन्होंने कहा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से ज्यादा प्रायोरिटी अब हमको किस पर देनी चाहिए, पंचायतों पर देनी चाहिए। अब क्या हुआ आगे चल करके, जो भारत की सरकार थी, नेहरू सरकार है उस समय पर, नेहरू सरकार ने क्या किया, 1958 में इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया, ये बात, यानी कि स्वीकार कर लिया। 1958 में समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया सरकार ने। अब सरकार ने जैसे ही स्वीकार किया तो हुआ क्या कि 2 सितंबर 1959 को संसद ने पंचायती राज अधिनियम 1959 पारित किया। और पारित करने के बाद में पंचायतें को स्थापित करने का अधिकार मिल गया। और इसी वजह से 2 बातें याद रखना है कि ये जो पंचायती राज है, पंचायती राज के बारे में कि पहली बार जो स्थापना हुई तो वो स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1959 को। गांव का नाम था बड़गर, और जिला था नागौर। राजस्थान में पहली पंचायत का उद्घाटन खुद नेहरू ने किया। तो पहला जो राज्य बना, पहली बार जो स्थापित हुआ, वो राजस्थान से पहली पंचायत स्थापित हुई। लेकिन दूसरी पंचायत स्थापित हुई 11 अक्टूबर 1959 को। जिला था महबूब नगर, आंध्र प्रदेश के शाद नगर में स्थापित, यानी पंडित नेहरू ने स्थापित ये चीज। तो दूसरी पंचायत कहां पर स्थापित हुई, आंध्र प्रदेश में। अगर आपको मध्य प्रदेश में याद रखना है तो एमपी का थोड़ा सा ओवरव्यू। तो एमपी में 1958 में जब ये समिति की रिपोर्ट आई तो काशी प्रसाद पांडे एक समिति बनी 1958 में, इसने रिपोर्ट दी। और 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। तो एमपी में 1962 में पंचायतें स्थापित हुई। और एमपी में पहले चुनाव जो हुए थे,
पहले चुनाव हुए ये हुए थे 1965 में, 1965 में। थोड़ा सा चर्चा करेंगे आगे चल करके ये बात। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से पंचायतों की स्थापना हुई। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ कि 1962 में चाइना वार आ गया, 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया, तो भारत को लगातार युद्धों का सामना करना पड़ा। और नेहरू की मौत के बाद में 64 में नेहरू की मौत हुई, शास्त्री जी का कार्यकाल बहुत कम था। इसके बाद में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर रही तो कई विचारक ऐसा मानते हैं कि इंदिरा गांधी को स्थानीय सरकारों को लेकर के उतना ज्यादा सेंसिटिवनेस नहीं था। उनके विचारों में स्थानीय सरकारों की मजबूती को लेकर के दिखाई नहीं देता। लेकिन आगे चल करके इंदिरा गांधी जब 1975 में आंतरिक अशांति पर इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाया, तो भारतीय जनता बड़ा क्रोधित हुई, बड़ा नाराज हुई इंदिरा गांधी के इस कृत्य से। और गलत भी था कि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके से मनमाने तौर पर आप उनके अधिकारों को छीनते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि उस समय जो भी महान लोग थे, अगर इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के विचारों पर ये मानसिकता रही कि तानाशाही, राजाशाही जो रवैया था उनका, डिक्टेटरशिप का, वो गलत था। और जनता ने उसका जवाब भी दिया। जो इंदिरा गांधी कभी आंखों का तारा हुआ करती थी, वही इंदिरा गांधी को राजनारायण ने चुनाव हराया। तो राजनीति में ये संभव है। तो मैं वही बात बता रहा हूं कि इंदिरा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। हो सकता है कि ऐसा विचारक कहते हो, लेकिन जो हमने सुना या पढ़ते हैं उसी को हम बता रहे हैं। 1977 आया और भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, यानी कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार के जो पीएम बने उनका नाम था मोरारजी देसाई साहब। उनका नाम था देसाई जी, मोरारजी देसाई नाम था उनका। और इन्होंने क्या किया कि 1977 में ही पंचायतों के लिए एक समिति का निर्माण किया जिसका नाम था अशोक मेहता समिति बनी। और इस समिति ने अपनी प्रतिवेदन दिया, अपना रिपोर्ट दिया। और ये जो उनका प्रतिवेदन था 1978 में, और इनकी जो रिपोर्ट थी, इन्होंने कहा कि 2 टियर पंचायती राज स्थापित होना चाहिए। 2 स्तरीय पंचायती राज स्थापित होना चाहिए, ये बात। और 2 स्तरीय का मतलब ये था कि 2 टियर जो इन्होंने बोले, तो इन्होंने बोला था कि भाई एक तो आप ब्लॉक पर करिए, यानी कि खंड स्तर पर करिए, और दूसरा इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर, इन्होंने बोला खंड का मतलब कई पंचायतों को मिलाकर के बनाइए और कई पंचायतों से, कई खंडों से मिलकर के फिर जिले का निर्माण करिए। इनकी एक बात और थी कि भाई जो पंचायतों के निर्वाचन हैं वो दलीय आधार पर निर्वाचन हो, दलीय आधार पर निर्वाचन हो। तो इन्होंने ये बोला दलीय आधार पर निर्वाचन हो। और एक बात और बोली कि न्याय पंचायत स्थापित होनी चाहिए, न्याय पंचायत स्थापित होनी चाहिए। लेकिन जनता पार्टी सरकार ज़्यादा नहीं चल पाई और इस समिति की कुछ खास जो प्रतिवेदन था उस पर ज़्यादा अमल नहीं हो पाया। इसके बाद में 1980 के चुनाव हुए, इंदिरा गांधी बिहार गई और बिहार में जाकर के हाथी में बैठ करके पहुंची थी उस गांव में जहां पर दलितों की हत्या की गई थी। और वहां पर एक उन्होंने नारा दिया कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ और विपक्ष कहता है इंदिरा हटाओ। और जो 3 साल शासन चला जनता पार्टी और जनता दल का, उस समय पर लोगों ने पसंद नहीं किया और जनता को लगा कि इंदिरा गांधी ही सबसे सही है। और 1980 में एक बदली हुई इंदिरा गांधी, एक बदला स्वभाव देखने को मिलता है। राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के बड़ा सेंसिटिवनेस दिखाती हैं, ब्लू स्टार जैसे ऑपरेशन करती हैं। 1984 में उनकी हत्या हो जाती है और उसके बाद में आते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी इस नीति को आगे बढ़ाते हैं। 1985 में पूर्ण बहुमत 413 सीटों के साथ में आते हैं। तो राजीव गांधी की स्पष्ट नीति है। राजीव गांधी स्थानीय सरकारों को लेकर के एक विजन है उनका, और युवा प्रधानमंत्री 41 साल की उम्र में बनने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वो इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे चल करके एक समिति बनती है 1985 में जिसका नाम है GV.K. राव समिति। और ये जो GV.K. राव समिति है ये बनती है 1985 में और ये कहती है कि 4 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, इन्होंने बोला।
और 4 स्तर पर, एक बोला इन्होंने ग्राम पर, दूसरा इन्होंने बोला खंड पर, तीसरा इन्होंने बोला जिला पर, लेकिन इन्होंने चौथी जो सबसे बड़ी विशेषता थी इनकी कि राज्य विकास परिषद, स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बननी चाहिए और जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शामिल किया जाना चाहिए, और 4 स्त्री इस तरीके से बात की। जीवी के राव के बाद में अगली समिति को आपको याद रखना है कि उसका नाम है एल.एम. सिंघवी समिति। तो एल.एम. लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, और ये समिति बनेगी 1986 में, और ये कहेगी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। और इसके बाद में ये एल.एम. सिंघवी समिति के बाद एक नई समिति बनी जिसका नाम था पी.के. थुंगन समिति। ये लास्ट समिति थी, और पी.के. थुंगन समिति दरअसल एल.एम. सिंघवी समिति की 1988 में बनी, और एल.एम. सिंघवी की जांच के लिए ये चीज। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने इन समितियों के बारे में बात की। अब हमको सबसे खास बात जो हमको देखना है वो देखना है संवैधानिक दर्जा, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि स्थानीय सरकार या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। और ये जो संवैधानिक दर्जा है, इस संवैधानिक दर्जे के लिए हमको 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। 73rd संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आपका 1992 के नाम से जाना जाता है, पारित हुआ था 1993 में, 1992। और दूसरा पढ़ेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, और देखेंगे कि किस तरीके से इनको संवैधानिक दर्जा किसकी रिकमेंडेशन पर दिया गया और किस आधार पर दिया गया। तो ये वीडियो नंबर 2 था। वीडियो नंबर 3 पर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।